मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब क्लास 11 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे 4 कैटेगरी में। इसके अलावा हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी सीखेंगे, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सीखेंगे और ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोग स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ऑरिजिन, डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 1। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन रिलेटेड टू यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वंस। अर्थशास्त्र मनुष्य के सभी कार्यों का अध्ययन करता है जिसका संबंध हमारे असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग से है। हमारे पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के जो साधन है वो लिमिटेड है, कम है। अब इस कम और थोड़े से साधन से हम लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, इसी का मैनेजमेंट है इकोनॉमिक्स की स्टडी। डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का दिया हुआ है, जिसमें उनके साथ साथ वॉकर, सीनियर, मिल भी इन्होंने इनकी परिभाषा को फॉलो किया है। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक वेल्थ से रिलेटेड साइंस है। एडम स्मिथ ने डायरेक्टली कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, इसमें इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेटेड बताया है। इन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इकोनॉमिक्स को केवल वेल्थ से नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर को भी इंक्लूड किया है। मार्शल के फॉलोअर्स में पीगू, कैनन है जो इनके डेफिनेशंस को सपोर्ट करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है स्कार्सिटी डेफिनेशन, इसमें मेनली प्रोफेसर रॉबिन्स और विक्स्टेड का नाम आता है। इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो हमारे स्केर्स रिसोर्स पर डिपेंड करता है। हम लोग अपने स्केर्स रिसोर्स से कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं, उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। मॉडर्न डेफिनेशन या प्रेजेंट टाइम का जो डेफिनेशन है वो पॉल सैमुएल्सन का ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। इन्होंने सभी डेफिनेशंस को एग्री करते हुए इकोनॉमिक्स की स्टडी को ग्रोथ से रिलेटेड बताया है। उन्होंने वेल्थ की भी बात की है, वेलफेयर को भी एक्सेप्ट किया है, साथ ही स्केर्स रिसोर्स को भी इंक्लूड करते हुए इकोनॉमिक्स को ग्रोथ ओरिएंटेड बताया है। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषाओं में मेन एडम स्मिथ का नाम आता है। इन्होंने 1776 में अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ ऑफ साइंस कहा है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सेकेंड कैटेगरी का जो डेफिनेशन है वो है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेलफेयर मतलब कल्याण। इकोनॉमिक्स ऐसी मनी की स्टडी करता है या वेल्थ की स्टडी करता है जो कि वेलफेयर से रिलेटेड हो, कल्याण से संबंधित हो। मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है या इकोनॉमिक्स जो है, इसके डेफिनेशन में धन के स्थान पर वेलफेयर को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. इन्होंने कहा है कि मानव जीवन में साधारण व्यवसाय का अध्ययन हम सब करते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और ये व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं की जांच करता है जिसका कल्याण के साधनों की प्राप्ति से संबंध हो। तीसरी कैटेगरी की जो डेफिनेशन है वो है स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। दुर्लभता का मतलब है मांग और आवश्यकता की तुलना में सीमितता। हमारा जो डिमांड है वो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है वो कम है, तो हम अपनी डिमांड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करके अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स है। इसके लिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि हमारे पास जितना भी डिमांड है उसके आधार पे हमारे पास पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं वो बहुत ही कम है। अब हम लोग उसी दुर्लभ साधनों से
कितनी मात्रा को खरीदेंगे और अपने आप को अधिक से अधिक सेटिस्फाइड कर पाएंगे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। इन्होंने 1932 में अपनी बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें इन्होंने धन के स्थान पर दुर्लभता को अधिक बल दिया है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अपनी डेफिनेशंस को और अधिक क्लियरिफाई करने के लिए इसमें वो 5 कंपोनेंट जोड़ते हैं। पहला है असीमित आवश्यकताएं। इन्होंने कहा कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि हमारे पास जो रिसोर्स है जो हमारी वांट्स को फुलफ़िल करेगा वो लिमिटेड है, और हमारे पास जो रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, अलग अलग विकल्पों में हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो वांट्स है, उसकी इंटेंसिटी तीव्रता में अंतर है, प्राथमिकताओं के आधार पे हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, और ये सारे कारण हैं जिससे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। एट प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग इन सभी डेफिनेशंस में किसी एक को एक्सेप्ट करें तो वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास से संबंधित परिभाषाएं। विकास से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर सैमुएल्सन का। सैमुएल्सन ने कहा है, अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं बनाते हैं और इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समूह के बीच उचित ढंग से वितरित भी करते हैं। इन सभी का अध्ययन हम सब अर्थशास्त्र में करते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा को और अधिक क्लियरिफाई करने के लिए असीमित आवश्यकताएं सीमित साधनों को बताया है। इन्होंने कहा है कि हम अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों को उचित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमिक्स का संबंध है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। जो भी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास उपाय होगा उसको इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करता है हमारे बीच। तो ये सभी थे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइप से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। अब हम सब समझेंगे आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया क्या है? तो वह क्रिया आर्थिक क्रिया होती है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग से होता है। हम सब अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने संसाधनों को कैसे बांट कर प्रयोग करेंगे कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, वो सभी क्रियाएं जो कि हमारे जीवन यापन के लिए हम जिसमें लगे होते हैं, आय सृजन का स्रोत बनाते हैं, वो सभी क्रियाएं हमारे लिए आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हो उत्पादन, प्रोडक्शन क्या है? तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को और वैल्यू को बढ़ा देता है। कोई भी गुड्स और सर्विस की यूटिलिटी और प्राइस को राइज कर देता है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग रॉ मटेरियल्स को कंप्लीट और यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और इसके बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और इसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे किसी टेलर द्वारा कपड़े की सिलाई करना। जब वो कपड़े की सिलाई करता है तो उसके पास जो कपड़ा थान का कपड़ा था उसकी तुलना में सिला हुआ कपड़ा ज़्यादा उपयोगी भी होता है और उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। दूसरा प्रकार है उपभोग, कंजप्शन। उपभोग क्या है? तो उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध हमारी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि से है। जब हम सब किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और संतुष्ट होते हैं तो हम लोग इसे उपभोग कहते हैं। जैसे खाना खाना, अपने लिए सामान खरीदना। तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज मतलब विनिमय वह क्रिया है जो साधारण रूप से संबंधित है सेल एंड परचेज, क्रय विक्रय से। किसी चीज़ को बेचने और खरीदने से इसका संबंध होता है। बेसिकली हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को मानते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ों का प्राइस डिटर्मिनेशन आता है, एक प्रोडक्ट और एक फैक्टर। जब किसी बाज़ार में कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो उसका प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग एक्सचेंज के अंदर पढ़ते हैं, और किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो फैक्टर्स हमने यूज़ किए हैं उनको जो प्राइस दिया जाता है, रिटर्निंग दिया जाता है, तो वो रिटर्निंग कितना दिया जाए ये फैक्टर प्राइसिंग होता है। इसे भी हम लोग एक्सचेंज के अंदर ही पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन भी है।
आगे है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की शाखाएं। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, इन्होंने आर्थिक क्रियाओं को सिंपल तरीके से समझने के लिए दो भागों में बांट दिया, और ये दो भाग हैं माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम सब छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के छोटे भागों के व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। इसमें हम सब ऐसा मानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था एक है, और पूरी अर्थव्यवस्था मतलब मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, लार्ज, तो पूरी बड़े यूनिट्स का, कंबाइंड यूनिट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। तो इसमें हम सब अर्थव्यवस्था की किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं हैं कि इसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, और व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पे हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ऐसा ही मान लेते हैं। तो जो हमने व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया है उसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे वैसे ही पड़ रहा है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम लोग स्थिर मान लेते हैं कि किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा एक इकाई का बिहेवियर है वैसे पूरे इकोनॉमी में सभी का बिहेवियर सेम वैसा ही है, और हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राइस थ्योरी पर आधारित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय, पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं और कुल रोजगार का निर्धारण करते हैं। सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये हम सब समष्टि में पढ़ते हैं। आर्थिक विकास के सिद्धांत, पूरी इकोनॉमी के विकास के लिए हमें कौन कौन से प्लानिंग बनाने पड़ेंगे, क्या क्या थ्योरीज होती हैं, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। साधन कीमत निर्धारण, साधारणतः कहा जाए तो किराया, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन सब का निर्धारण तो माइक्रो का पार्ट है, लेकिन इनका निर्धारण जब हम लोग होल इकोनॉमी को एक यूनिट मान के करते हैं तो ये मैक्रो का पार्ट बन जाता है। आगे हम सब देखेंगे स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के मीनिंग को समझेंगे, इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सांख्यिकी का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुआ, तो स्टैटिस्टिक ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जो कि लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटस से बना है, इटालियन के वर्ड स्टेटिस्टा और जर्मन भाषा के वर्ड स्टैटिस्टिक से बना है। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है स्टेट एंड पॉलिटिक्स। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक का मतलब हुआ राज्य और राजनीतिक कार्य। सर्वप्रथम 1749 में गॉटफ्राइड ऑकिनवॉल ने स्टैटिस्टिक वर्ड को यूज़ किया था, इसीलिए इन्हें स्टैटिस्टिक, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक के डेफिनेशंस को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, इन सिंगुलर सेंस और इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक प्लूरल सेंस में क्या है, तो स्टैटिस्टिक प्लूरल सेंस में कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट है। न्यूमेरिकल फैक्ट को हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं, और वो ऐसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड भी हो और हम लोग आपस में कंपेयर भी कर सकें। ये सारे गुण होने पर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक वही कहा जाएगा जिसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्शन में हो, इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंधित हो, कंपेरेबल हो, तुलना योग्य हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित किए गए हो। परिभाषा, गॉटफ्राइड ऑकिनवॉल ने कहा है, स्टैटिस्टिक इज द कलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्ट बोथ हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रिलेटिंग टू द स्टेट। बाउले ने कहा है, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ऑकिनवॉल ने कहा कि राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के आंकड़े ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और विवरणात्मक भी हो सकते हैं, इन सब का जो कलेक्शन है वो स्टैटिस्टिक होगा। बाउले ने कहा है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का ऐसा कोई पार्ट जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और एक दूसरे के कंपेयर में रखते हैं, वो स्टैटिस्टिक होता है। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, एक वचन में कहे तो सांख्यिकी वह विधि है जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करती है, ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंट
और एनालिसिस, और इसके बाद इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। प्रोफेसर किंग ने कहा है, स्टैटिस्टिक इज द सिस्टम ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट नेचुरल और सोशल फिनोमेना बेस्ड ऑन द कंक्लूजन डराइव्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड काउंट्स और एस्टिमेट्स। सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की प्रणाली है। किंग ने इसे बताया है कि हम लोग सांख्यिकी में बहुत तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसमें विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हमें कुछ कंक्लूज़न मिलता है और उसके आधार पर निर्णय लेने की जो क्षमता हमारे अंदर आती है, ये सब सांख्यिकी के यूज से ही आती है। इसके अलावा और भी अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी को डिफाइन किया है, जिसमें क्रॉक्सटन, काउंडेन, सेलिगमैन, कैंडॉल के नाम आते हैं। देखा जाए तो स्टैटिस्टिक में सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक के 5 स्टेजेस है और एक तरह से ये एक प्रोसेस है। ये 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको हम सब कहते हैं आंकड़ों का संकलन, जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जाते हैं। दूसरा स्टेज है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो हमने एकत्रित किए हैं इंफॉर्मेशन, उसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। तीसरा स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसे हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको अब प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। इसके बाद का स्टेज जो है, चौथा स्टेज, वो है एनालिसिस, विश्लेषण ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें हम सब उस डेटा को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी स्टेज और पांचवा स्टेज हमारा है, वो इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन। इसमें डेटा को पब्लिश करने का आखिरी काम किया जाता है। विशेषताएं, स्टैटिस्टिक हमेशा फैक्ट होता है, किसी सूचनाओं का संग्रह होता है, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, संख्या में अभिव्यक्त होगा। प्लस इसमें अनेक कारणों का प्रभाव पड़ेगा। इसके अंदर जो चेंजेस तुलना हम लोग करेंगे, उसके बहुत सारे कारण होंगे, जिसको विश्लेषण में हम लोग ढूंढते हैं। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसमें एक स्तर की शुद्धता होगी, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, एक्यूरेट निष्कर्ष नहीं आते, लेकिन एक लेवल तक वो एक्यूरेट होता है। और एक व्यवस्थित संग्रहण होना चाहिए, सिस्टमैटिक कलेक्शन होना चाहिए। और इन सब के लिए एक हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, जिस उद्देश्य से हमने डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया और इंटरप्रिटेट किया। ये सारे डेटा आपस में कंपैरेबल होना चाहिए, तुलनीय होने चाहिए। स्कोप, क्षेत्र, सांख्यिकी का क्या क्या क्षेत्र है? तो जनरली हम लोग स्कोप में 3 स्कोप पढ़ेंगे। पहला स्टैटिस्टिकल मेथड, पहला विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर। दूसरा है नेचर, स्वभाव। एंड तीसरा लिमिटेशन, सीमाएं। स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें तो इसमें वे सभी सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के लिए किया जाता है। इसमें 5 विधियां हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। व्यवहारिक सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी का व्यवहार बेसिकली 3 रूप में होता है। पहला है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। इसके अंतर्गत जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हिस्टोरिकल यूज़ के लिए, उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है। पुराने समय के डेटा कलेक्ट करके हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। दूसरा जो रूप है वो है साइंटिफिक अप्लाइड। इसके अंतर्गत डेटा कलेक्ट होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करके उसको यूज़ करते हैं, विश्लेषण करते हैं और कुछ नए नए नियम को बनाते हैं, कुछ नई खोज करते हैं। तीसरा जो रूप है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक, व्यवसायिक सांख्यिकी। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी को व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करने के बाद समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसमें बजट बनाने की क्रिया, व्यवसायों के पूर्वानुमान लगाने, फॉरकास्टिंग, काल श्रेणी का विश्लेषण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे मेथड्स आते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का स्वभाव कैसा है, या आर्ट है या साइंस है? तो टिप्पेट ने कहा है स्टैटिस्टिक इज बोथ आर्ट एंड साइंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर सांख्यिकी कला है तो क्यों है, और विज्ञान है तो क्यों है।
तो विज्ञान अगर ज्ञान है तो कला क्रिया है। कला से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सर्वोत्तम रीतियों को बताती है तथा तथ्यों को प्राप्त करने के उपाय भी सुझाती है। जबकि विज्ञान में समंकों का संकलन करके कारण और परिणाम का संबंध बताते हुए निर्वचन करना होता है। तो सांख्यिकी में हम सब कारण और परिणाम दोनों का संबंध बताते हैं और इसको वैज्ञानिक स्वरूप भी प्रदान करते हैं। कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग होता है। इसीलिए प्रोफेसर टिप्पेट ने इसे विज्ञान और कला दोनों माना है। उनके अनुसार सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। यह विज्ञान इसीलिए है क्योंकि इसकी विधियाँ मौलिक रूप से व्यवस्थित है और उसका प्रयोग हमेशा हर जगह होता है। और वह कला भी है क्योंकि इसकी पद्धति का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव, उसके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित होता है, जैसे कि अर्थशास्त्र। लिमिटेशन, अब सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ नेगेटिव व्यू भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। टिप्पेट ने कहा है तकनीकी और अन्य किसी क्षेत्र में अनुसंधान करने में सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है तथा उसकी कुछ सीमाएं होती हैं और उन्हें प्रायः निश्चित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू इन्वेस्टिगेशन इज द टेक्नोलॉजिकल एंड नीडेड in any other field is based on the assumption is subject to limitation and often leads to uncertain result। इसकी प्रमुख सीमाएं केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट, क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करता है, केवल क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करता है। इसमें स्टडी होती है केवल एग्रीगेट की। अगर हमारे पास कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो वो स्टैटिस्टिक उसमें कुछ भी एनालाइज नहीं करेगा, वो स्टैटिस्टिक में इंक्लूड भी नहीं होगा। जब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा तभी वो स्टैटिस्टिक कहा जाएगा। डेफिनिट कंक्लूजन की कमी होती है। जो भी निष्कर्ष मिलता है हमें अप्रॉक्स में मिलता है, एक्यूरेट में नहीं मिलता। एवरेज रूप से ही सत्य होता है, औसत रूप से ही सत्य सिद्ध होते हैं। सांख्यिकी के जो नियम होते हैं वो कुछ हद तक सत्य होते हैं, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। समंकों की एक रूपता, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक टाइप की होनी चाहिए। सांख्यिकी के लिए हमें इसके नियमों का पूरा ज्ञान आवश्यक है। अनुसंधान के लिए अगर नियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हमारे जो परिणाम आएंगे वो गलत हो जाएंगे और कंफ्यूज करने वाले होंगे। इसके लिए बाउले ने कहा है कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में पड़कर समंक बहुत खतरनाक औजार साबित हो सकते हैं। कभी कभी सांख्यिकी से हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन, भ्रमपूर्ण निष्कर्ष मिलता है। एवरेज बताने पर कुछ ऐसा लगेगा कि दोनों का कंक्लूजन सेम है, लेकिन जब हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंस, सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में इसका महत्व उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा सांख्यिकी का अन्य क्षेत्रों में भी बहुत महत्व है, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में, कॉमर्स में और बजट बनाने में, टैक्स पॉलिसी डिटरमाइन करने, बैंकिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक का बहुत महत्व है। थैंक यू।